बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हमने कोरिजन पढ़ा था। उस कोरिजन में हम टाइप ऑफ कोरिजन पढ़े थे, किस तरह से काजेज ऑफ कोरिजन क्या होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब उसके बाद है चैप्टर नंबर 11 में हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं जिसमें इंसुलेटर आ जाता है, कंडक्टर आ जाता है, टाइप ऑफ इंसुलेटर, टाइप ऑफ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स व्हिच प्रोहिबिटेड और रिटेड द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर वो एक ऐसा मटेरियल्स होता है जो करंट के फ्लो को रोके या इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को रोके, उसको रेजिस्ट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। या द सब्सटेंस विथ वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। या ऐसे मटेरियल्स जिसकी लो कंडक्टिविटी हो, जिसकी कंडक्टिविटी पावर क्या हो, लो हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। या वो डेफिनेशन क्या? और अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। या ऐसे मटेरियल्स जब वहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट वहाँ से गुजरे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो, उसकी हाई रेजिस्टेंस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। They are used to check the loss of electricity through certain parts of the electrical system or conductors. ये जो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी से जो लॉसेस आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब आप इस्तेमाल करते हैं उसमें या लॉसेस आते हैं, या तो सिस्टम की वजह से आ सकते हैं या कंडक्टर की वजह से आ सकते हैं। इंसुलेटर मटेरियल्स हैव high value of resistivity that tends to power 8 to tends to power 20 ohm centimeter। इंसुलेटर जो मटेरियल्स होते हैं उसकी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, मतलब कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल करंट जो उसमें फ्लो होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है फ्लो करने में। तो वो कितनी होती है? 10 टू पावर 8 से लेकर 10 टू पावर 20 ओम सेंटीमीटर तक उसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। In fact, insulators are so important that these help us to handle the conductor like wire etc। इंसुलेटर का होना बहुत ही लाजमी है आपके कंडक्टर में। जब कंडक्टर में इंसुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको या तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, आपके सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होना लगेगा, तो इस तरह से आपका इंसुलेटर का होना बहुत ही लाजमी है। फॉर एग्जांपल, आपकी ट्रांसमिशन लाइन में आपने देखा होगा कि आप कंडक्टर का आप इस्तेमाल करते हैं। कंडक्टर इस्तेमाल होता है, एक डिस्क टाइप जो होती है, पोर्सलिन डिस्क आपकी एक इंसुलेटर के तौर काम करती है। तो आप इंसुलेटर का होना बहुत ही लाजमी है। वो एक अहम किरदार अदा करता है, वो हैंडल करता है कंडक्टर को, लाइव वायर्स को। तो इंसुलेटर एक अहम रोल अदा करता है आपकी मटेरियल्स में, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कंडक्टर। अब कंडक्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं, कंडक्टर क्या होता है? द सब्सटेंस दैट कैन अलो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, हीट एंड साउंड वेव्स थ्रू बल्क आर नोन एज कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिकल करंट ऐसे सब्सटेंस जो कि ऐसे मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट आपका पास हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। द कंडक्टिंग कैपेसिटी ऑफ दीज मटेरियल्स डिपेंड अपॉन द नेचर, फिजिकल स्टेट, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। और उसकी कंडक्टिविटी, जो भी मटेरियल होते हैं कंडक्टर जो मटेरियल होते हैं उसकी कंडक्टिविटी होती है, वो डिपेंड करती है किस पे? उस पे नेचर पे डिपेंड करती है, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है, कंपोजिशन पे डिपेंड करती है, या स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा उसकी कंडक्टिविटी उस मटेरियल की क्या होगी? इंक्रीज होगी। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स इज 10 पावर -4 एम मीटर। और उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है कंडक्टर की? किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है? 10 पावर -4 ओम सेंटीमीटर के बराबर होती है। Aluminum, copper, gold, and silver etc. are the examples of the metallic conductor, while NaCl, HCl, H2SO4 are the example of the electrolysis conductor।
अब जो एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये मेटेलिक कंडक्टर के एग्जांपल्स हैं। S2, SO4, NaCl, HCl, ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस में आप इस्तेमाल करते हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कंडक्टर कहते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स। Insulators are generally classified in these groups on the basis of their physical state. अब जो इंसुलेटर्स हैं उसको हम डिवाइड करते हैं तीन ग्रुप में, किसकी बिहाफ पे, फिजिकल स्टेट की बिहाफ पे। गैसियस इंसुलेटर्स होते हैं, लिक्विड इंसुलेटर्स एंड सॉलिड इंसुलेटर्स। अब गैसियस स्टेट क्या होती है? द फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड इन इंसुलेटर्स। अब कौन सी गैसेस आपकी इस्तेमाल होती हैं इंसुलेटर्स में? कॉमन गैसेस में क्या आ गई? एयर आ गई, हाइड्रोजन गैस आ जाती है। कॉमन गैस यही होती है, नाइट्रोजन गैस हो गई। तो ये कॉमन गैसेस आपकी इस्तेमाल होती हैं एज इन इंसुलेटर्स में। अब एयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जो कॉमन गैसेस होती हैं उसमें एयर आ गई, हाइड्रोजन आ गई या नाइट्रोजन आ गई। अब एयर, इट इज़ इम्पोर्टेंट नेचुरली अवेलेबल इंसुलेटर्स आर गिफ्टेड डाइलेक्ट्रिक फ्रॉम Almighty Allah to man, ensuring safety in electrical transmission without any cost. अब एयर जो है खुदा की तरफ से, हवा जो है वो खुदा की तरफ से गिफ्ट है, एक डाई इलेक्ट्रिक तौर पे काम करता है। जिस तरह से आपकी ट्रांसमिशन लाइन में है, जो आपके इंसुलेटर्स हैं उसके दरमियान जो एयर होती है वो एज ए डाई इलेक्ट्रिक काम करती है, एज ए सेफ्टी के लिए हम इस्तेमाल होती है। उसकी कोई भी कास्ट नहीं होती, ये खुदा की तरफ से दी हुई एक नेमत है। However, insulations or oxidations create some problems. कुछ जो इंसुलेशंस होती हैं या ऑक्सीडेशंस होती हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं। इट इज़ यूज इन दी ओवरहेड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आपकी एयर जो इस्तेमाल होती है ओवरहेड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होती है। इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 5 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है इसकी? 5 किलो वोल्ट पर एम एम के की इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी कितनी होती है? 5 किलो वोल्ट पर एम एम। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट एंड कूलेस्ट गैस इन नेचर। हाइड्रोजन जो होती है लाइटेस्ट भी होती है और कूलेस्ट गैस होती है इन नेचर। इट्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रेट ऑफ वर्क ऑफ द मशीन। ये क्या करती है? इंक्रीज करती है एफिशिएंसी किसी भी मशीन की, रेट ऑफ वर्क ऑफ मशीन की ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। इट इज़ यूज इन टर्बो जनरेटर्स एंड कंडेंसर। हाइड्रोजन जो इस्तेमाल होती है आपकी किसी भी मशीन की स्ट्रेंथ को, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। ये आपकी टर्बो जनरेटर में आपकी इस्तेमाल होती है या कंडेंसर में आपकी हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है। इट इज़ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 2.5 से लेकर 4.5 किलो वोल्ट पर एम एम के बराबर होती है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 2.5 से लेकर 4.5 किलो वोल्ट पर एम एम इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इज अ बेटर इंसुलेटर्स देन एयर। इट डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन गैस जो होती है हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो एयर से कई गुना बेहतर होती है, क्योंकि ये एयर जो होती है आपकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इंसुलेशन में काम आती है, मगर ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेती है आपकी नाइट्रोजन गैस। इट इज़ इनलेट गैस एंड इज यूज एज इंसुलेटर्स इन द ट्रांसफार्मर्स। ये क्योंकि इनलेट गैस होती है ये एज इंसुलेटर्स काम करती है इन ट्रांसफार्मर्स में। इट इज़ आल्सो यूज इन गैस प्रेशर केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स। जो आपकी गैस प्रेशर केबल्स होती हैं या आपकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स होते हैं उसमें आपकी नाइट्रोजन गैस का हम इस्तेमाल करते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी कितनी होती है? 3 से लेकर 6 किलो वोल्ट पर एम एम के बराबर इसकी होती है। यहाँ तक गैसियस स्ट्रेंथ जो है कुछ हमने यहाँ तक रीड की है इंसुलेटर्स की। यहाँ तक बात समझ नहीं आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।